उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट का वीडियो फर्स्ट यहां पर अपलोड होने वाला है, जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। यस बिल्कुल, कंसंट्रेशन टर्म्स आपके बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपसे मोलरिटी बोलता है, नॉर्मलिटी के बारे में कहता है, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन है, या आपके परसेंटेज टर्म्स जो हैं उन पर आपका एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। या तो 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है या तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, या इस पर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट होंगे। मैं आपको इन कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज रटवाऊंगा नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट समझते समझते आप सारे कंसंट्रेशन की फॉर्मूलाज खुद से सीखोगे। यस ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, आपका पहला चैप्टर जो है दैट इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम हमने रखा है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को समझने से पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे आपके कंसंट्रेशन टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने इसको समझ लिया होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सॉल्यूशन? जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, क्योंकि क्लासरूम में आपने पढ़ा होगा ये सब। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, बट वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, क्योंकि वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए बल्कि आपस में मिक्स होने चाहिए। दैट इज सॉल्यूशन। यानी आपका सॉल्यूशन क्या होता है? ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। आपका सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में मिक्स होंगे, बट ये केमिकली क्या होता है? दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। बस मैं जल्दी जल्दी आपको ये सारे टर्म्स अंडरस्टैंड करवाऊंगा, जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो कि केमिकली क्या होता है? दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। यस ऑब्वियसली। शायद वीडियो चल रहा है कि रुक गया? वीडियो चल रहा है, शायद यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो चल रहा है कि रुक गया। अब सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, जो कि केमिकली क्या होता है? नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस। तो ये तो आपने समझ लिया। अब बात करेंगे इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आता है। फर्स्ट वन जिसको हमने नाम रखा है सॉल्यूट, एंड अनदर वन जिसको हमने नाम रखा है सॉल्वेंट। एक टर्म यहां पर हमारे पास आता है सॉल्यूट एंड अनदर टर्म हमारे पास आता है सॉल्वेंट। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक है ना? बिल्कुल कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक है, बट कंसंट्रेशन टर्म टॉपिक को समझने के लिए दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नीड टू लर्न इन दिस टाइम, सो दैट क्या आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज सॉल्यूट? हम जनरली बोलते हैं सॉल्यूट हमारे पास वो होता है जो कि लेस क्वांटिटी में होगा। व्हाट इज सॉल्यूट? दे आर प्रेजेंट इन लेस इन क्वांटिटी देन। सर व्हाट इज सॉल्वेंट? मैं बोलता हूं सॉल्वेंट वो होता है जो आपके ग्रेटर इन क्वांटिटी में होगा, यानी हाई क्वांटिटी में होगा। जो कम क्वांटिटी में होगा दैट इज योर सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा मेरे बेटे दैट इज योर सॉल्वेंट। तो आप डिफरेंशिएट करोगे, व्हाट इज सॉल्यूट? दैट इज लेस इन क्वांटिटी, व्हाट इज सॉल्वेंट? दैट इज ग्रेटर इन क्वांटिटी। और दूसरा चीज आप ये चीज पढ़ते हो, जिसको आप डिसॉल्व करते हो ना वो आपका सॉल्यूट होता है, एंड जिसमें आप डिसॉल्व करते हो ना वो आपका सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक गिलास है। अब इस गिलास में अगर मैं वाटर, इस गिलास के अंदर अगर मैं NaCl ऐड करूंगा एंड जिसको मैं डालूंगा दैट इज सॉल्यूट। अब जिसमें डिसॉल्व करूंगा दैट इज सॉल्वेंट, यानी वो वाटर उस समय एज इट इज सॉल्ट का काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, एंड जिसको मैं डिसॉल्व करूंगा दैट इज सॉल्यूट। जो डिसॉल्व करूंगा दैट इज सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट लेस इन क्वांटिटी में होगा। अभी आपको समझ में आएगा जब कंसंट्रेशन की बात होगी, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। फिलहाल आपने समझा सॉल्यूट लेस इन क्वांटिटी होगा, एंड इस सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, या कुछ किताबों में लिखा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। एंड इस सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, एंड कुछ किताबों में लिखा है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ओके, नाउ व्हाट इज, अगर मैं लिखूंगा व्हाट इज W? दैट इज गिवन मास। व्हाट इज W? दैट इज गिवन मास। अगर मैं लिखूंगा W2, व्हाट इज दिस? दिस इज गिवन मास ऑफ व्हाट? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं W2 लिखूंगा दैट इज गिवन मास ऑफ किसका होगा? सॉल्वेंट का। ये कुछ नोटेशंस है, देयर दिस इज सम नोटेशन, इनको समझना। दैट इज नोटेशंस, इनको आप पढ़ के रखना, काम आएगा आगे। व्हाट इज W2? दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके सर, अगर मैं लिखूंगा W1, अब इसका मतलब क्या है? अब W का मतलब क्या है मेरे बेटे? W का मतलब है गिवन मास। क्या है W का मतलब? गिवन मास। तो W1 का मतलब क्या है? W1 का मतलब है गिवन मास ऑफ
सिल्यूट। ओके सर, हाउ W2 था, गलत लिखा ना हमने। W2 का मतलब क्या है? W2 गिवन मास ऑफ सिल्यूट, ये गिवन मास ऑफ सिल्यूट है। दिस इज गिवन मास ऑफ सिल्यूट एंड दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर मेरे पास अब M2 होगा, व्हाट इज दिस? दिस इज मोलर मास। किसका? 2 क्या डिनोट करता है? दिस इज मोलर मास, दिस इज मोलर मास ऑफ किसका? 2 यहां पर है तो 2 रिप्रेजेंट करता है सिल्यूट। दिस इज मोलर मास ऑफ सिल्यूट। अगर मेरे पास होगा M1, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अगर मेरे पास होगा V2, अब इसका मतलब V का मतलब यहां पर क्या है? वॉल्यूम। अब किसका देखेंगे? V2 है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिल्यूट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिल्यूट। अगर यहां पर V1 होगा, चलिए अगर V1 नहीं, अगर VA होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे करके अगर मेरे पास N2 होगा, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ मोल, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। किसके बाय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 रिप्रेजेंट क्या करता है? 2 रिप्रेजेंट आपका सिल्यूट करता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्यूट। ये आपको पहचानना पड़ेगा मेरे भाई। अब अगर मेरे पास N1 होगा, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये कुछ नोटेशन है क्योंकि आगे काम आएगा। आगे मैं लिखूंगा W2, आपको पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है। मैं आगे लिखूंगा W1, आपको पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है। आगे मैं लिखूंगा N2, आपको पता होना चाहिए। मैं लिखूंगा N1, आपको ये सब आना चाहिए। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में। मैंने बोला व्हाट इज सिल्यूट? दैट इज लेस इन क्वांटिटी। व्हाट इज सॉल्वेंट? ग्रेटर इन क्वांटिटी। अगर मैं आपसे बोलूंगा मेरे पास है 1 मोल इथेनॉल, मेरे पास है, एग्जांपल से समझ लीजिए, मेरे पास है 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल इथेनॉल, ये मैं ऐड कर रहा हूं किसमें? 10 मोल वाटर में, 10 मोल वाटर में। आप मुझे बताओ इनमें से सिल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? ये 1 मोल इथेनॉल था एंड ये 10 मोल वाटर है। सर इनमें से ये 1 मोल है, दैट इज लेस इन क्वांटिटी। अगर ये लेस इन क्वांटिटी होगा, आप बोलोगे सर दिस इज योर सिल्यूट। बिल्कुल, दिस इज योर सिल्यूट, दिस इज योर सिल्यूट। अब 10 मोल वाटर है तो 10 मोल वाटर, इसका मतलब ये मेरे पास सॉल्वेंट की तरफ काम करेगा इस समय, बिकॉज 10 मोल सॉल्वेंट की तरफ काम करेगा। ओके, इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा। अब दूसरा एग्जांपल मैं अगर दूंगा, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को चेंज करूंगा, मैं इस बार लिखूंगा 10 मोल इथेनॉल। अब मेरे पास 10 मोल इथेनॉल है, इसको मैं ऐड कर रहा हूं 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर में। नाउ व्हाट इज सिल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? अभी आपने बोला लेस क्वांटिटी दैट इज सिल्यूट, ग्रेटर क्वांटिटी दैट इज सॉल्वेंट। अब इथेनॉल सिल्यूट नहीं, अब इथेनॉल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इस समय इथेनॉल ज्यादा क्वांटिटी में है मेरे भाई। बिल्कुल। नाउ जो ये इथेनॉल 10 मोल है, नाउ दैट इज सॉल्वेंट। अब इस समय ये इथेनॉल सिल्यूट नहीं बल्कि सॉल्वेंट है, एंड ये 1 मोल जो वाटर इस समय है, दैट इज मेरे बेटा सिल्यूट। दैट इज क्या है? ये सिल्यूट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि सिल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। अगर दोनों सेम होगा तो ओके, ये तो बात है, केस बन सकता है। अगर दोनों सेम होगा तो मैं इसकी नोट आपको सेंड करूंगा अगर आपको नोट चाहिए। अगर दोनों सेम होगा, यहां पर 1 मोल इथेनॉल था, 10 मोल वाटर था, अब मैंने उल्टा किया, मैंने 10 मोल इथेनॉल 1 मोल वाटर। अब अगर मैं इस तरीके से स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर मैंने 1 मोल वाटर लिखा प्लस 1 मोल इथेनॉल लिखा, नाउ आप मुझे बताओ, ये मेरे पास है 1 मोल वाटर एंड ये मेरे पास है 1 मोल इथेनॉल। इन दोनों में से सिल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? सर दोनों तो बराबर हैं, ना तो कोई लेस क्वांटिटी में बोलूंगा ना तो मैं कोई ग्रेटर क्वांटिटी में बोलूंगा। मैं ये बोल सकता हूं ना कि दोनों इसमें बराबर है। यस ऑब्वियसली दोनों तो बराबर है। जब ऐसा कोई कंडीशन होगा, ऐसा कोई केस होगा, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे करोगे, पहले आप बताओ, आप इस केस को सॉल्व कैसे करोगे? सर इस समय दोनों तो बराबर है, तो आपने पढ़ा हमारी मर्जी, इन दोनों में से कोई भी सिल्यूट लीजिए, कोई भी सॉल्वेंट लीजिए। यस ऑब्वियसली दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला कि दोनों में से कौन सा सिल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा? अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों में से हमारी मर्जी उस समय होती है, हम जिसको सिल्यूट मानेंगे, जिसको सॉल्वेंट मानेंगे, वो हम पे डिपेंड कर रहा है उस समय। बट इन दिस कंडीशन ये हम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज एक साइड में वाटर है, जिस साइड से वाटर होगा उस साइड से मेरे बेटा आपको सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, एंड जिस साइड से इथेनॉल होगा उसको आपने सिल्यूट लेना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन बोलेगा सर ऐसा क्यों,
बिकॉज वाटर जो है इसको हम मानते हैं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर जो यहां पर है, ये जो वाटर है ये यहां पर क्या होता है, ये यहां पर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एंड इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट की वजह से हम वाटर को ही सॉल्वेंट मानेंगे। अगर वाटर नहीं होगा, मिथेनॉल दिया होगा, तो तब तो हमारी मर्जी, तब मैं इसको भी सॉल्यूट कह सकता हूं, इसको सॉल्वेंट, या इसको सॉल्यूट इसको सॉल्वेंट, तब कर सकते हो आप गेस कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा। बट इन दिस केस जिसमें वाटर आएगा तो प्रेफरेंस वाटर को दीजिए, बिकॉज यूर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया मिला होगा व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो अब हम बात करेंगे कि कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस और लेक्चर दैट इज कंसेंट्रेशन। इन नोटेशंस को याद रखें। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, देयर आर सम नोटेशंस दैट यू शुड नीड टू लर्न। अब हम स्टार्ट करेंगे कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। अगर इसके नोट आपको चाहे तो आप हमारे YouTube चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां से आपको लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां से आपको नोट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर में और गाइडेंस टाइम टेबल, हर एक चीज आपको मिलेगा। जस्ट वेट, मैं देखूंगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो चल रहा है, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि यहां पर जब मैं स्क्रीन देख रहा हूं ना आगे शीशे में, आईने में, तो क्या हो रहा है कि वहां पर वीडियो दिखाई दे रहा है मेरा, बट आफ्टर 1 मिनट इस मोबाइल का जो डिस्प्ले की लाइट है ना वो ऑफ होती है, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ये देखना पड़ता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अवर टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ना प्रोबेबिलिटी है जेके बॉस का एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। कंसंट्रेशन से आपका क्वेश्चन आता है, तो कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे, व्हाट इज कंसंट्रेशन? इट इज सिंपली, अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, ये सिंपली होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। Simply, what is concentration? It is defined as amount of solute dissolved in a given amount of solvent. अगर आप definition लिखना भी चाहते हो, concentration का मतलब क्या है? It is defined as amount. It is defined as amount of solute. कितना solute? It is defined as amount of solute dissolved in given amount of solvent, in given amount of solvent या solution। आप कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट इज योर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, एग्जांपल से समझ लेंगे। मेरे पास एक कंटेनर है, बिल्कुल मेरे पास एक और कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये ए है, दिस इज बी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर के अंदर 1 स्पून शुगर ऐड किया। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या ऐड किया, 1 स्पून शुगर, बिल्कुल। अब सेम कंटेनर बी में मैंने 2 स्पून शुगर ऐड किया, इसमें मैंने 2 स्पून शुगर ऐड किया। आप मुझे बताओ दोनों में से मिठास किसका ज्यादा होगा? चलिए इसको इस तरीके से समझ लेंगे। मेरे पास 2 बीकर हैं, मेरे पास 2 गिलास हैं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस गिलास में मैं 1 स्पून ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं 2 स्पून ऐड कर रहा हूं। आप मुझे बताओ दोनों गिलासों में, दोनों बीकर में से किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी? चलिए ये बीकर है में मैं 1 स्पून ऐड कर रहा हूं, बीकर सेकंड में मैं दूसरा 2 स्पून ऐड कर रहा हूं। अब कॉमन सेंस है, अगर मैं इसका टेस्ट करूं या इसका टेस्ट करूं, दोनों में से मिठास इसका ज्यादा दिखने को मिलेगा ना, इसका मिठास ज्यादा होगा ना। व्हाई? बिकॉज इसमें 2 स्पून ऐड है। तो मैं कह सकता हूं, जनरली मैं कह सकता हूं कि इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। यस, ऑब्वियसली। तो इसी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन, दैट इज योर कंसेंट्रेशन, इसी को बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो यहां पर मिठास ज्यादा होगा, यहां पर मिठास कम होगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां की कंसेंट्रेशन हाई होगा, यहां की कंसेंट्रेशन लो होगा। एंड कंसेंट्रेशन इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ रेशियो। It is simply a ratio. How much amount of solute you added in how much amount of solvent. That simply is concentration and nothing else. What is concentration? It is simply defined as how much solute we add into how much amount of solvent. हम कितना solute add करते हैं, या मैं इस concentration को इस तरीके से लिखता हूँ। Concentration actually एक ratio होता है, बिल्कुल। yes, it is a ratio। आप मानिए या ना मानिए, मैं बोल रहा हूँ तो आपको मानना पड़ेगा, या ना भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। It is a ratio। कितना, किसके बराबर? कितना amount of solute आप add कर रहे हो, किसमें? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में, यानी ये रेशियो जो है ना, यही आपका कंसेंट्रेशन है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। एंड ये आपका कंसेंट्रेशन है।
अब इसी कंसेंट्रेशन में बहुत सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि नीट एग्जाम में आया है क्वेश्चन। कंसेंट्रेशन में हमारे पास दो टाइप के कंसेंट्रेशन टर्म होते हैं, एक वो जो कि वॉल्यूम रिलेटेड होता है एंड दूसरा वो जो कि टेम्परेचर मास रिलेटेड होता है। दो कंसेंट्रेशन टर्म से, एक वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरी कंसेंट्रेशन टर्म जो यहां पर बनते हैं दैट इज मास रिलेटेड। अब वॉल्यूम रिलेटेड कंसेंट्रेशन कौन कौन सी है? वॉल्यूम रिलेटेड कंसेंट्रेशन में आपका आता है मोलारिटी दैट इज रिलेटेड इन वॉल्यूम, नॉर्मलिटी, मोलारिटी आपकी है, नॉर्मलिटी है। ये वो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि वॉल्यूम रिलेटेड होता है। सर इससे क्या होगा? वॉल्यूम रिलेटेड तो क्या, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम रिलेटेड, या वेट बाय वॉल्यूम है, जिसमें भी आपका वॉल्यूम आएगा, या मैं इसको ऐड भी कर सकता हूं परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपका है, या वेट बाय वॉल्यूम आपका है। एंड ये जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है ना, ये सारे वॉल्यूम रिलेटेड हैं। अब यहां से फिर वॉल्यूम मास रिलेटेड कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म है? आप इसमें लिख सकते हो मोलालिटी। क्या लिख सकते हो? मोलालिटी। आप लिख सकते हो पार्टिस पर मिलियन, आप लिख सकते हो पार्टिस पर बिलियन, आप लिख सकते हो मास फ्रैक्शन एंड सो ऑन। ये वो कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं जो मास पर डिपेंड कर रहा है। अब ये वॉल्यूम पर डिपेंड करने का मतलब क्या है? जो जो कंसेंट्रेशन टर्म आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के रिलेटेड होगा, वॉल्यूम रिलेटेड होगा, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी उनमें टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे इनमें चेंज देखने को मिलेगा, बट इनमें टेम्परेचर से चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वी कैन राइट दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपसे कल क्वेश्चन आएगा नीट एग्जाम में या बोर्ड में, कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? उस समय नहीं बोलना कि हमने नहीं पढ़ा। आपकी मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, आपका परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, आपका वेट बाय वॉल्यूम है, ये वो कंसेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कोई बोलेगा व्हाई? बिकॉज ये वॉल्यूम के रिलेटेड होता है। जो मास रिलेटेड होता है ये वो कंसेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जिनको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज समथिंग कि हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा व्हाट इज सॉल्यूशन, हमने पढ़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। वाटर के केस में प्रेफरेंस किसको दोगे? अगर दोनों बराबर है तो वाटर के केस में वाटर को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा कि वॉल्यूम रिलेटेड कौन होता है एंड मास रिलेटेड कौन होता है, यानी कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है मेरे भाई, एंड कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये चीजें हमने यहां तक डिस्कस किया। अब हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी? आप भी मुझे बताओ, बिकॉज आपने पढ़ा होगा व्हाट इज मोलरिटी। शाबाश। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज amount of solute, it is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution। आप कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ solute डिसॉल्व करोगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, पर लीटर, दैट इज मोलरिटी। यानी पहली कंसेंट्रेशन टर्म जो आपका आता है, फर्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी? एंड सबसे पहले इस मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना मोल ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज मोलरिटी। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट इज मोलरिटी। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में एक या सॉल्वेंट में हम कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, उसको हम मोलरिटी बोलते हैं। अब मोलरिटी को आप कैसे लिखते हो? हाउ कैन वी राइट? दैट इज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करेंगे इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर। पर लीटर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपका लीटर में होता है। बिल्कुल, दैट इज सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, m is equal to number of moles of solute, that is n divided by volume of solution जो कि आपका लीटर में होगा। दिस इज योर मोलरिटी। अब इस मोलरिटी का यूनिट क्या होगा? आपको पता है नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है? mol, मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका यूनिट मोल होता है। वॉल्यूम जो लीटर में आपका दिया गया है, तो इसका एस यूनिट जो बनेगा, SI यूनिट जो इसका बनेगा
ऐसा यूनिट जो बनेगा दैट इज मोल, एंड ये लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स बनेगा। दिस इज योर एसआई यूनिट, ये कई बार हमने पढ़ा है। तो शाबाश, अब ये चीजें आपको पता है कि m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, n किसके बराबर होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। वेरी गुड, तो मैं लिख सकता हूं n दैट इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। मोलर मास, गिवन मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। मोलर मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, mm से। बिल्कुल, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या मैं ये n के बदले n का वैल्यू, ये n का वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। तो फार्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय नीचे क्या है, वॉल्यूम, जो कि लीटर में है। इसी को मैं इस तरीके से सिंपलीफाई में लिखूंगा, सॉरी ये कैपिटल एम है, दैट इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यहां से इनटू आपका है वॉल्यूम जो कि लीटर में है। ऊपर जब कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, यूजुअली जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं जो दिए होंगे वो आपके क्वेश्चन में ml में दिया होगा, मिलीलीटर में दिया होगा, 250 ml दिया होगा या कुछ दिया होगा मिलीलीटर में दिया होगा। तब आप क्या करोगे, जब वो ml में दिया होगा तब आप इस फार्मूला को चेंज करोगे। कैसे, इसी फार्मूला को चेंज करोगे, तब आपकी मोलरिटी की फार्मूला बनेगा m दैट इज इक्वल, ये क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू ऊपर तब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे एंड नीचे आप लिखोगे वॉल्यूम जो कि इस बार आपका लीटर में होगा। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। इस पर एक क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, इफ 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर, हाउ कैन वी कैलकुलेट। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दूंगा, ये समझ में आया ना क्या किया हमने, मोलरिटी m इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोर्ड में आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद m बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, m दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है। n किसके बराबर है, ये n को बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। एंड यही n का वैल्यू हमने इस फार्मूला में पुट किया तो वहां से हमें ये फार्मूला मिला। इस फार्मूला में m के बाद गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम जो कि लीटर में है, ऊपर 1। अब लीटर को हमने ml में कन्वर्ट करना है, हमने 1000 से इसको डिवाइड किया तो हमने ये फार्मूला बना दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूला से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट आर डिसॉल्व्ड इन 100 ml या 250 ml ऑफ वाटर, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। चलिए एक क्वेश्चन इस पर दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हो। मेरे पास एक क्वेश्चन यहां पर आपको करके दूंगा, ये मोलरिटी है। एक क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन है, इफ 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट और dissolved in 250 ml ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलरिटी। m क्या है मेरे बेटा, मोलरिटी। हाउ कैन वी कैलकुलेट, जस्ट अप्लाई द फार्मूला जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिखा नीचे। तो मैं लिखूंगा दैट इज m इज इक्वल गिवन मास, व्हाट इज गिवन मास, दैट इज 14.2 डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास हाउ मच, इसका मोलर मास कितना आएगा, आपको आना होगा ना मेरे भाई। इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे ना वो 142 निकलेगा, 142। इसका मोलर मास आपका 142 आएगा, चेक करके देखना 142। शाबाश, इनटू ऊपर 1000, अरे सर इसमें कोई 1000 नहीं है, फार्मूला में तो था ना, बिल्कुल नीचे 250 ml 250, ओके 250 ml। अब हाउ कैन वी कैलकुलेट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यू कैन डू 14, बिल्कुल। तो m इज इक्वल, मैं लिखूंगा ये 14.2 है, मैं लिखूंगा 142, यहां से 10 क्योंकि मैंने पॉइंट को हटाकर यहां पर 10 ऐड किया, यहां पर 142 सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1, ओके। अब ये तो खत्म हो गया 1, यहां पर भी 1, तो 1 into 4 दैट इज 4 डिवाइड बाय 10 into 1 दैट इज 10, 4 डिवाइड बाय 10। एंड इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आ जाएगा वही एग्जैक्ट आंसर होगा। 4 1 आर, ये आपका आंसर। आई थिंक इसको सॉल्व करके आपका 0.4 मोल के आसपास आंसर आना चाहिए। इज दिस करेक्ट एवरीवन, यस। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब दूसरी कंसेंट्रेशन टर्म आपके मोलरिटी के बाद जो बनता है दैट इज नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी, इट इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सेम, बट वहां पर मोलरिटी में क्या था, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यानी व्हाट इज मोलरिटी, सॉरी व्हाट इज नॉर्मलिटी, सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म आपका है normality. What is normality? It is defined as, shabash, it is defined as gram equivalent of solute. It is defined as यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, it is defined as gram equivalent of solute
dissolved, gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. So how can we write it? Per liter of solution. How can we write it? We can write, हमने नॉर्मलिटी लिखना पड़ेगा ना. नॉर्मलिटी को हम डिनोट करते हैं n से. इसको हम n से डिनोट करते हैं. You know that. इसको हम कैपिटल n से डिनोट करते हैं. तो n इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि इस बार भी किस में दिया है? लीटर में. तो फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, n इज इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, जो कि लीटर में होगा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी. एंड इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनवर्स. तो लिखूंगा यहां पर. इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाउ कैन वी एक्सप्रेस इन नॉर्मलिटी? दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स. ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट खुद किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है मेरे बेटे? यू नो दैट. जो मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा बेटे? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. तो गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. चलिए ठीक है. तो ग्राम इक्विवेलेंट के बदले मैं ये अप्लाई कर सकता हूं ना? बिल्कुल. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज n इज इक्वल, अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. शाबाश, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. अब नीचे क्या है? वॉल्यूम. चलिए यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम, जो कि आपके किस में? लीटर में. अब इसको समझ लीजिए. मुझे फिर से वैल्यू जो दिया गया होगा ना, वो जनरली यूजुअली आपका वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो ml में दिया होगा. तो इसको कन्वर्ट करेंगे. तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा? तो दैट इज n इज इक्वल गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू, ऊपर हम 1000 करेंगे, नीचे आपका वॉल्यूम ml में आ जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट अनदर फॉर्मूला दैट यू शुड नीड टू लर्न राइट नाउ. इज दिस क्लियर? ओके सर, इस पर क्वेश्चन देखिए. बिल्कुल आप देख सकते हो. अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ 13 ग्राम ऑफ यूरिया आर डिसॉल्व्ड इन 16 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी. यस वी कैन. या ऐसे क्वेश्चन दूंगा, मेरे पास H2SO4 है. H2SO4 डिसॉल्व होता है 250 ml ऑफ वाटर में, कैलकुलेट नॉर्मलिटी. यानी H2SO4 आपका डिसॉल्व होता है 250 ml ऑफ वाटर में, कैलकुलेट नॉर्मलिटी. आपके पास क्या है? H2SO4, ये डिसॉल्व होता है 250 ml ऑफ वाटर में, कैलकुलेट नॉर्मलिटी. तो गिवन मास बाय मोलर मास लिखोगे. अब H2SO4 कितना मैं यहां से दूंगा? चलिए मैं ऐसे क्वेश्चन बना कर दूंगा. इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 are dissolved in 250 ml of water. आपने मेरे बेटे कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मलिटी. अब करना गिवन मास कितना है? तो n दैट इज इक्वल गिवन मास कितना है? 49 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास. नीचे क्या लिखना है? इक्विवेलेंट मास. तो नीचे लिखोगे इक्विवेलेंट मास इनटू, चलिए मैंने 250 लिखा, मैं 100 लिखूंगा. अब आसान होगा कैलकुलेशन के लिए. ऊपर क्या है? 1000. नीचे क्या है? वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml. तो 100 लिखूंगा. बिल्कुल. अब सर इक्विवेलेंट मास क्यों नहीं लिखा? अब इसका मोलर मास जब आप चेक करोगे, H2SO4, बात को समझना, H2SO4 का जब आप मोलर मास निकालोगे ना मेरे बेटे, वो 98 आएगा. अरे मोलर मास निकालना आता होगा ना आपको, दैट इज 98. जब आप H2SO4, हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 है, 4 ऑक्सीजन है, तो 64 आएगा. 64, 62 और 98 आपका मोलर मास आ जाएगा बिल्कुल इजीली. तो इसका मोलर मास आपका 98 आ जाएगा बिल्कुल. सर यहां पर मैं मोलर मास लिखूं? नहीं, वो आप वहां पर लिखते हो. कहां पे? मोलरिटी में. अब यहां पर मोलर मास थोड़ी लिखना है, यहां पर नीचे इक्विवेलेंट मास है. तो सर हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास? तो उसके लिए आपको मेरे बेटे फिर से 11th पढ़ना पड़ेगा. वहां पर आपको इक्विवेलेंट मास समझ में आएगा. अगर नहीं तो मैं अगला वीडियो बताऊंगा, अगला वीडियो पढ़ाऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास के बारे में बातचीत करूंगा. ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, पुराना वीडियो आपको देखने को मिलेगा, वहां पर है इक्विवेलेंट मास. अगर नहीं तो देखिए इधर, इक्विवेलेंट मास किसका निकालना है? H2SO4 का. अब H2SO4 इक्विवेलेंट मास कैसे हम निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमने ऊपर लिखना पड़ेगा मोलर मास, नीचे लिखना पड़ेगा बेसिसिटी. सर ये तो ठीक है, मोलर मास मैंने लिखा, इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलर मास 98 है. सर व्हाट इज बेसिसिटी? अरे भाई H2SO4 आपका डाई बेसिक होता है. डाई बेसिक का मतलब इसका बेसिसिटी 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 49 आएगा. तो यहां पर आपने 49 लिखना पड़ेगा. अरे भाई सर हो गया क्वेश्चन. कैसे सर हो गया क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर देखने को मिलेगा, आपका आंसर देखने को इजीली मिलेगा. इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ. तो इस क्वेश्चन को इससे आसान बनाने के लिए अगर मैं यहां पर 4.9 ग्राम लिखूं तो आप यहां पर
10 मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये भी 4.9 होता बिल्कुल, तो अब ये 49 बनता, ये और ये कैंसिल होता, ये 1 से कैंसिल होता, ये 10 से कैंसिल होता। अब ये 10 1 हर 10 1 हर, तो उस केस में आपकी नॉर्मलिटी 1 निकल कर आती है। तो ऐसे करके आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला जो मैंने बोला था फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा, अब तीसरा है मोलालिटी। अब तीसरी कंसेंट्रेशन टर्म यहां पर है मोलालिटी। अब आराम से देख लीजिए ना इनको, वीडियो को 2x पर देखिए, आपको आराम से हो जाएगा क्लियर। अब तीसरा क्या है? मोलालिटी। अब ये डस्टर भी खराब हो चुका है यहां पे। अब मोलालिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सॉल्यूट। जहां पर आप देख रहे हो, पहले में आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होगा। यहां पर इट इज डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या होगा तीसरे में? दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी। अब व्हाट इज मोलालिटी? अब वैसे ही जैसे आपने किया, बस मैं फार्मूला लिखूंगा, बस आप आगे खुद कर सकते हो। व्हाट इज मोलालिटी? इसको हम डिनोट स्मॉल m से करते हैं। इट इज डिफाइंड एज मोलालिटी, जो m ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड वो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा मेरे भाई? वो केजी में आएगा। अब यहां पर वॉल्यूम नहीं है, उन दो में वॉल्यूम था, यहां पर वॉल्यूम नहीं है। अब पहले में क्या था? पहले में था ऊपर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नीचे क्या था? वॉल्यूम था। दूसरे में क्या था? ऊपर था इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, नीचे क्या था? वॉल्यूम था। इट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर था ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या था? वॉल्यूम। अब तीसरे में क्या था? ऊपर है नंबर ऑफ मोल, फिर से नंबर ऑफ मोल, बट नीचे आप केजी है, यानी मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में है। ये तीन कंसेंट्रेशन टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, अब फार्मूला लिखिए, m यहां पर केजी आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में आएगा, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि केजी में आएगा, वो लीटर में आ रहा था, ये केजी में आएगा। तो इस तरीके से आप मोलरिटी वाली कंसेंट्रेशन टर्म्स को भी कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगी, उन मास में मोलर मास है, वहां से आप फाइनल इक्वेशन निकालकर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट चीज अब है फोर्थ वाली, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज डिनोटेड बाय काई। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन एक्चुअली? It is defined as the ratio of number of moles of a solute dissolved per mole of a solution। यानी it is simple, it is a ratio, किसका? कितना solute आप डिसॉल्व करेंगे एंड किस सॉल्यूशन में, कितने सॉल्यूशन में। that is simply your mole fraction, यानी how much solute you dissolve, how much solute you dissolve, आप कितना solute को डिसॉल्व करते हो एक सॉल्यूशन में, that is your mole fraction। आप कितना solute डिसॉल्व करते हो एक सॉल्यूशन में। सर समझ नहीं आ रहा है? ओके, समझाने के लिए एक तरीके से समझाऊंगा मोल फ्रैक्शन कैसे समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दिया होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, ये दिया होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी सिंपली सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट इज इक्वल टू 1। सर समझ नहीं आया? फिर से समझ नहीं आया ना? देखो इधर मोल फ्रैक्शन क्या है? ये सिंपली एक रेशियो होता है, ये सिंपली आप एक रेशियो होता है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आपके पास है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है आपके पास, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। अब इसको इससे आसान तरीके से समझ नहीं आएगा। यहां देखिए, आप पहले मैं 2 पॉइंट से दूंगा। मोल फ्रैक्शन हमने लिखा x है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आप पॉइंट 1 देखें, मोल फ्रैक्शन जो है, पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको लिखूंगा, ये आपका यूनिट लेस होता है एंड ये आपका डायमेंशन लेस होता है ना, इसका कोई यूनिट ना इसका कोई डायमेंशन। दूसरा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन जो है इसका दूसरा पॉइंट, जब आप देखते हो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 1, जब आप सम करते हो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 1। जब आप सारे सब सम करोगे ना मोल फ्रैक्शंस का, वो 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज फॉर एग्जांपल मेरे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने भी मेरे पास होंगे ना उन सब का सम 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझ लेंगे। तीसरा पॉइंट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये 3 पॉइंट्स में समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो, जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। वो हमेशा 1 से कम होगा। अरे भाई, सबका सम करोगे 1 के बराबर होगा। एंड ईच कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना, वो 1 से कम होगा। ईच कंपोनेंट वो 1 से हमेशा कम होगा। अब इसको समझ लेंगे मोल फ्रैक्शन को। अब मोल फ्रैक्शन को कहां से समझ लेंगे? अब यहां पर जगह ही नहीं बचा है, तो यहां से आप समझ सकते हो। ओके, इसको मैं रब करूंगा। अब मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक डब्बा है। इस डब्बे में क्या है? कुछ नहीं है, छोड़िए इधर। चलिए देखिए, अब इस डब्बे में हमारे पास 4 ऐसे गोले हैं, एंड इस डब्बे में हमारे पास 3 ऐसे ट्रायंगल हैं। इस डब्बे में हमारे पास एक इस तरीके से स्क्वायर है। अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन आर प्रेजेंट इन दिस स्क्वायर, हाउ मच? कितने हैं वो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलिए, मोल्स इस कंपाउंड में कितने? 8। अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड फर्स्ट, अब कंपाउंड फर्स्ट कौन सा है? इसका मैं नाम रखूंगा कंपाउंड फर्स्ट। हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4। इसका हम नाम रखेंगे कंपाउंड सेकंड। अब सेकंड कंपाउंड कितने हैं? यानी ट्रायंगल कितने हैं? 3। ये कितने? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सेकंड कितने हमारे पास? दैट इज 3। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट कितने हमारे पास? दैट इज 1। अब सम का सम करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट ए 8 डिवाइड टोटल कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए कितने हमारे पास? यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कंपोनेंट फर्स्ट, दैट इज इक्वल कितने हैं टोटल? पहले देखने हैं कैसे निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कंपोनेंट फर्स्ट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट कितने हैं? 4। नीचे क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट क्या है मेरे पास? ए बी सी, सबका सम यानी 1 2 3, दैट इज 4 + 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 8। बिल्कुल। अब वैसे करके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 किसके बराबर आएगा? तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 दैट इज 3 डिवाइड बाय 8 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। अब तीसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट थर्ड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 8, सबका सम करेंगे। यानी समीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 + 2 + 3 वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 8। 8 कॉमन निकालेंगे यहां से। बिल्कुल। अब 4 3 1 दैट इज 8। 8 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो यही मैं बोल रहा हूं, सब मोल फ्रैक्शन का जब आप सम करोगे ना, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी मोल फ्रैक्शन समेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू 1। अब सर ये पॉइंट तो समझ में आया, ये पॉइंट आपने बोला सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all the components that is equal to 1, but ये पॉइंट समझाओ। क्या पॉइंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम क्यों होगा सर? अब समझ लीजिए, मैं समझाऊंगा। आपके पास एक रोटी है, ठीक? आपने इस रोटी को 3 हिस्से किया है। ओके, तो ये कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट सेकंड, कंपोनेंट थर्ड। आपके पास एक रोटी था। अब ये पॉइंट समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपने इसमें 3 हिस्से किए, 1 2 3, ठीक है? अब इन सबका सम एक रोटी के बराबर है। बिल्कुल। आपके घर में माँ है, बिल्कुल सर है। उसने क्या किया? उसके पास एक ही रोटी थी। हाँ सर बिल्कुल, उसके पास एक ही रोटी थी, मान लिया हमने। ओके, अब समझ लीजिए, उसने वो एक रोटी, उसके पास 3 बेटे हैं। हाँ, तो क्या करेगी वो? खुद तो नहीं खा सकती ना, क्योंकि माँ हमेशा अपनों से पहले क्या करते हैं? खुद को खाने से पहले अपने बच्चों को देता है। एक ही रोटी है उसके पास। उसने उस एक रोटी में कितने हिस्से किए हैं? 3 हिस्से, यानी 1 2 3 कंपोनेंट। अब समझ लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये हिस्सा एक को दिया उसने, बिल्कुल। ये हिस्सा इसने, एक का नाम रखेंगे चिंटू, दूसरे का नाम रखेंगे मिंटू, तीसरे का नाम हमने रखा बबलू। उसने चिंटू, मिंटू और बबलू को ये रोटी दिया है, आधा 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 करके 3 हिस्सों में। अब बिल्कुल, अब चिंटू के पास जो रोटी है, क्या वो एक रोटी के बराबर है या उससे कम? उससे कम, सिंपल। बिल्कुल। मिंटू के पास जो रोटी है, क्या वो एक रोटी के बराबर है या उससे कम? बिल्कुल सर, उससे कम। अब तीसरा क्या लिया हमने? बबलू। शायद बबलू के पास जो रोटी है, क्या वो
एक रोटी से ज्यादा था या उससे कम, उससे कम, वही तो मैंने भी लिखा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, इसका हर एक कंपोनेंट का रेशियो जो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। एंड जब हम इनका सम करेंगे, जब चिंटू, मिंटू और बबलू से, जब मां इनकी नाराज होगी, उन तीनों से वो रोटी छीनेगी, वो एक रोटी ही बन जाएगी ना, एक से ज्यादा तो नहीं बनेगा ना। वही तो हमने लिखा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी समेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब आप इनका सम करोगे वो हमेशा एक रोटी के बराबर होगा, बट उसके जो कंपोनेंट होंगे वो हमेशा एक रोटी से कम होंगे, बिकॉज आपने एक रोटी को अलग अलग टुकड़े किए हैं। एंड अलग अलग टुकड़े का मतलब वो एक रोटी के बराबर नहीं है। जब आप सब टुकड़ों को जोड़ोगे वो एक रोटी के बराबर होगा। दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। वो इस पॉइंट का मतलब है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1। वो हमेशा एक रोटी से कम ही होगा, यानी 1 से कम होगा। अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया, तो आपको मैं एक खूबसूरत सा क्वेश्चन दूंगा जिससे आप मोल फ्रैक्शन को समझ सकते हो। आई नो कि मैंने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखा, आप कंफ्यूज नहीं होना उस चीज से। अब मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप मटेरियल हासिल कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मेरे पास है, if 4 mole of ethanol are dissolved in 6 mole of methanol, calculate mole fraction of each। इनका मोल फ्रैक्शन निकाले। हाउ, कैसे निकालेंगे सर? चलिए पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ई शॉर्ट में इथेनॉल। कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल? 4। डिवाइड क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे जिसका मोल वही ऊपर लिखोगे, नीचे टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? 4 प्लस 6, टोटल मोल कितने? 10 डिवाइड बाय 10। तो आंसर क्या आएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल किसके बराबर निकला? 4 डिवाइड बाय 10 0.4। सर जी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो है वो निकला 0.4। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.4 है मेरे बेटा, तो आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना होगा? अरे मुझे कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल को? बिकॉज वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल मेरे पास 0.4 है, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अभी तो आपने पढ़ाया, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.4 निकला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना होगा? 1 को माइनस 0.4 कर दीजिए, 0.6 आएगा। तो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल भी निकाला। सर कैसे? अगर यकीन नहीं होता है तो क्वेश्चन में अप्लाई करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाला, बिल्कुल। नाउ वी विल कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। हाउ कैन वी कैलकुलेट? हाउ मच मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल? 6 मोल। तो नीचे 6, ऊपर 6, नीचे 4 प्लस 6 दैट इज 10। अरे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 6 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.6 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल यानी अलग अलग कंपोनेंट से क्या इनका सम 1 है? बिल्कुल है। दोनों को जोड़ो 0.4 0.6, इनका सम हमेशा मोल फ्रैक्शन, इनका सम हमेशा, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, इनका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। यहां तक कंसेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हो रहा है आपका? बिल्कुल क्लियर हो रहा ना? बिल्कुल। अब आपका खाली 3-4 कंसेंट्रेशन टर्म्स बचा है, उसमें से एक कंसेंट्रेशन आपकी बची है, दैट इज कौन सी कंसेंट्रेशन? पार्ट्स पर मिलियन। ओके, वो भी कंप्लीट करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, हाँ, एंड परसेंटेज वाले टर्म्स। 3-4 कंसेंट्रेशन टर्म्स और बचे हैं, वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे सो दैट कि आपको मजा आएगा पढ़ने में और हम सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स को एक एक करके सीखेंगे। अब 2-3 कंसेंट्रेशन टर्म्स और हैं, उनको समझ लेंगे। अब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, वो 1 मिनट का गेम है, वो भी कंप्लीट करेंगे। जस्ट वेट 1 सेकंड। चलिए भाई, अब इन 2-3 कंसेंट्रेशन टर्म्स को भी कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म बचा? दैट इज हमने 5 पढ़े, दैट इज 6 आई थिंक। दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm। व्हाट इज ppm? दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितना आप डिसॉल्व कर रहे हो, कितने में? यानी अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज इक्वल, मैं यहां से लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से मल्टीप्लाई 10⁻⁶ करूंगा। अगर मैंने 10⁻⁶ मल्टीप्लाई किया तो ये पार्ट्स पर मिलियन बना। अगर मैंने 10⁻⁻ मल्टीप्लाई किया तो पार्ट्स पर बिलियन बना। ओके, क्या मैं पार्ट्स पर मिलियन को ऐसे लिख सकता हूं?
आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन में 10 रेज़ पावर 6 आता है। बिल्कुल, मैं पार्ट्स पर मिलियन को 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर 3 भी लिख सकता हूं। बिल्कुल, कुछ किताबों में आपको 100 इंटू 10 रेज़ पावर 4 भी देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ पार्ट्स पर मिलियन ही है मेरे भाई। तो व्हाट इज पार्ट्स पर बिलियन? 7th कंसंट्रेशन टर्म, पार्ट्स पर बिलियन। ओके, पार्ट्स पर बिलियन क्या है? पार्ट्स पर बिलियन दैट इज इक्वल टू, ऊपर आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट भाईजान, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू करोगे 10 रेज़ पावर 9। यस, ऑब्वियसली दैट इज पार्ट्स पर बिलियन, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। नाउ सी हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपने लिखा पार्ट्स पर बिलियन, क्या मैं लिख सकता हूं पार्ट्स पर बिलियन को 100 इंटू 10 रेज़ पावर 7? यस, बिल्कुल। क्या मैं लिख सकता हूं पार्ट्स पर बिलियन को 10 रेज़ पावर 6 इंटू 10 रेज़ पावर 3? यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं पार्ट्स पर बिलियन को 10 रेज़ पावर 6 किसके बराबर है भाईजान? 10 रेज़ पावर 6 आपका बनता है पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10 रेज़ पावर 3, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नीड टू लर्न। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब ये छोटे से दो टर्म्स है जो कि मैंने आपको समझाया, यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। अब यहां से क्वेश्चन आएगा एंड मैं आपको एक रिलेशन समझाऊंगा जहां पर आप बच्चे ना अक्सर फंस जाते हो। यस, आप फंस जाते हो उस रिलेशन पर। सर ऐसी कौन सी रिलेशन है जहां पर हम फंस जाते हैं? ऐसी कौन सी रिलेशन है जहां पर हम फंस जाते हैं? हम नहीं फंसने वाले हैं रिलेशन में सर, अब कुछ भी बोलिए, वहां तो हम फंसने वाले नहीं है। अरे मैं वो रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इधर देखिए आप। चलिए, वेट बाय वेट में 7वां 8वां, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी इसका मतलब क्या है? वेट बाय वेट। तो कैसे लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज को? तो ये W है, तो लिखिए वेट बाय वेट आपके पास है, वेट बाय वेट परसेंटेज लिखना आपको है। बिल्कुल, ऊपर आपको लिखना है वेट यानी मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे आपने लिखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन का, यहां परसेंटेज है, इनटू करना पड़ेगा 100। दिस इज योर वेट बाय वेट, दिस इज योर वेट बाय वेट। ये आपका वेट बाय वेट, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस वेट बाय वेट परसेंटेज। अगर मैं आपको बोलूंगा मेरे पास 10% यानी वेट बाय वेट 10% NaCl या NaOH, क्या आप इसको लिख सकते हो? क्वेश्चन में दूंगा, इसको लिखना समझना आना चाहिए आपको। मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास एग्जांपल है 10% वेट बाय वेट हमारे पास है किसका? NaOH एक सोल्यूशन में। इसको कैसे आप डिकोड करोगे? हम इस लाइन को डिकोड कैसे करेंगे? इसका मतलब 10% यानी 10 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम आपके पास क्या है? NaOH किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम का होगा। बिल्कुल, 100 ग्राम, दोनों में ग्राम आएगा। तो अगर 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम में सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मैं आपको बोलूंगा आप मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? आप मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? आप बोलोगे मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम होगा। बिल्कुल, मैं बोलूंगा आप मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? फिर सर मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ग्राम होगा। अरे 100 ग्राम ही तो होगा ना। अब मैं अगर बोलूंगा आप मुझे बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस? आप कैसे बोलोगे? मेरे पास एक लाइन थी, मेरे पास क्या था? मैंने बोला 10% वेट बाय वेट NaOH प्रेजेंट था एक सॉल्यूशन में। आपने इसको डिकोड कैसे किया? आपने बोला 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम में। बिल्कुल, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अरे भाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए ना, तो वही आपका सॉल्वेंट होगा। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है। अरे भाईजान, अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, 10 ग्राम उसमें सॉल्यूट है, तो हाउ मच सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन मींस दैट सॉल्यूशन को सॉल्यूट माइनस करके सॉल्वेंट मिलेगा ना। अरे कैसे सर, समझ नहीं आ रहा। सॉल्यूशन कितना था? 100 माइनस करो सॉल्यूट कितना था? 10 ग्राम। अरे बचा कितना? 19 ग्राम। अरे यही तो 19 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। इज दिस क्लियर? ये तो वेट बाय वेट परसेंटेज है। बस फार्मूला सीखना आपको आएगा, बोर्ड में तो इतना नहीं आएगा ना। बस अब देखो, अब दो फार्मूला और इंपॉर्टेंट है, दो प्लीज जस्ट वेट फ्यू सेकंड टोटल, बस फ्यू मिनट, हाँ 2-3 मिनट तक बस। अब 9th मेरे पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वेट बाय वॉल्यूम। यहां पर फंस हो गया,
वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे लिखेंगे? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आपके पास है, ऊपर क्या लिखोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो ठीक है सर, नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ, नहीं भाई नीचे मास नहीं आएगा, अब वॉल्यूम है, नीचे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू करोगे 100, इनटू किसे करोगे? 100 से। इज क्लियर? ओके ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो फार्मूला हुआ ना सर? हो गया काम, बिल्कुल हो गया आपका काम, आपका काम हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। क्यों? क्यों? देखिए अब मैं एक और इसमें चीज ऐड करूंगा, मैं इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा मास ऑफ, डिवाइड करूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन से। ऐसा क्यों किया सर आपने? देखो ऐसा मैंने क्यों किया। अच्छा आप मुझे बताओ, डेंसिटी किसके बराबर होता है? अरे सर ये इसके बराबर, ये क्या लिखा सर? ये तो डेंसिटी है, ऊपर आपका m नीचे आपका v, डेंसिटी बराबर है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके सर, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो, क्या आपको ये लगता है ये हम पर मास है? बिल्कुल। ओ सर, क्या आपको ये लगता है ये वॉल्यूम है? बिल्कुल सर। क्या आपको लगता है ये डेंसिटी बन सकती है? ओह यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, ये डेंसिटी बन सकता है। तो ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको इधर लाओ, तो आप लिखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज इक्वल, ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मेरे भाई नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100 इनटू, अब ये क्या बचा? वॉल्यूम मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर, अब इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, ये W बाई V है, W बाई V परसेंटेज है, बिल्कुल, दैट इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या लगता है? क्या लगता है इसे? मास ऑफ सॉल्यूट ये इधर देख, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या आपको लगता है ये W बाई W है? यस सर। तो इस टर्म के बदले क्या मैं W बाई W परसेंटेज लिख सकता हूं? बिल्कुल, यहां तो इनटू है, मास बाई वॉल्यूम, वो किसके बराबर है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट यू शुड नीड टू लर्न। ये हमारे पास ओवरऑल रिलेशन है सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड इस रिलेशन को मेरे बेटा आपने समझना पड़ेगा। अरे भाई समझ आ रहा ना? अब बस 1 मिनट दीजिए प्लीज, एंड प्लीज गिव जस्ट 1 मिनट। ओके सर, हम देंगे 1 मिनट। तो वेट बाय वेट भी हुआ, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बन सकता है ना? हाँ तो चलिए 1 मिनट ना दीजिए, यहीं पर कंप्लीट करूंगा। अब अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होगा 10V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे लिखोगे? ऊपर मास के बदले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फार्मूला। मैंने इस क्लास में आपको कुछ रटवाया नहीं, ये क्लास और भी बड़ा हो सकता है, ये क्लास और भी बड़ा हो सकता है। तो जितना मैं इसमें पढ़ाया उसको अच्छे से आप रिवाइज करके आना, एंड अगले वीडियो में रोल्स लॉ डिस्कस करेंगे। दीजिए तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।